हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, क्रॉनिंग पेनी मॉडल की। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था इसमें। सॉलिड स्टेट में अपन ने देखो ठोस में जो बैंड बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने एक ब्लॉच थ्योरम के लिए आवृत्ति विभव बताया था आपको कि आवृत्ति विभव क्या होता है, कैसे उसमें इफेक्ट आता है। और उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड एक थ्योरम थी जिसे अपन ने नाम दिया था ब्लॉच थ्योरम, और ब्लॉच ने आवृत्ति विभव को काम में लेते हुए एक थ्योरम दी थी। वो क्या करता है तो वो थ्योरम क्या थी, तो यदि थ्योरम का स्टेटमेंट था कि क्या होता है, कोई भी आपके पास फंक्शन होता है या कोई भी पार्टिकल होता है, उसका आइगन व्यवहार को समझने के लिए क्या दिया गया था, एक फंक्शन दिया गया था जिसे अपन ने ब्लॉच थ्योरम नाम दिया था। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं आज क्रॉनिंग पेनी मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है। अब ये क्रॉनिंग और पेनी, सबसे पहले तो ये नाम है आपके पास क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्रॉनिंग पेनी मॉडल। क्या बोलते हो, क्रॉनिंग पेनी मॉडल। तो देखो ये क्रॉनिंग और पेनी दोनों अलग अलग इंसान है, एक इंसान नहीं है। इनका नाम जरूर एक साथ लिया जाता है बट ये दोनों क्या है, अलग अलग इंसान है। अब ये क्रॉनिंग पेनी ने 1930 में लगभग ये मॉडल दिया था। कब दिया था आपको, 1930 में। अब यदि बात करें कि इस मॉडल में था क्या, तो जैसे अपन पहले पढ़ते हुआ है कि कोई भी विभव होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है, यानी आवर्ती विभव होता है। जब कोई पीरियोडिक पोटेंशियल होता है तो उसको, उस पोटेंशियल को ही ये क्या करता है, एक आयताकार विभव रोधिका के रूप में मानता है। क्या मानता है, आयताकार विभव रोधिका, यानी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप। जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो उसका डेरिवेशन आयताकार विभव रोधिका के बारे में। तो सेम उसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए वही क्वांटम का थोड़ा बहुत डेरिवेशन आएगा, उसमें बाउंड्री कंडीशन लगेगी। जैसे अपन ने क्वांटम में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। तो क्रॉनिंग पेनी मॉडल क्या बताता है कि जो भी अपने पास आवर्ती विभव है, जो भी पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसको अपन आयताकार विभव रोधिका के बराबर मान सकते हैं। कैसे, अब अपन कह रहे हैं कि जो भी आवृत्ति विभव था, आवृत्ति विभव के लिए अपने पास काम आता है कौन सा फंक्शन, ब्लॉच फंक्शन या ब्लॉच थ्योरम। ये वाला फंक्शन काम आता है आवृत्ति विभव में। अब अपन जब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि क्रॉनिंग पेनी मॉडल क्या कह रहा है, क्रॉनिंग पेनी मॉडल ये कह रहा है कि आपके पास ये किस में बात करेगा, क्रॉनिंग पेनी मॉडल कह रहा है कि जो आपके पास पीरियोडिक पोटेंशियल था वो किस में बात कर रहा है, आयताकार विभव रोधिका के रूप में। यानी जो भी पीरियोडिक पोटेंशियल होगा वो इस टर्म में क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आयताकार विभव रोधिका में। देखो आयताकार विभव रोधिका का डायग्राम पहले भी ऐसा ही था जब आपने क्वांटम में पढ़ा था, यहाँ भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। अब ये क्या कहता है कि आयताकार विभव रोधिका में, चलो मान लिया उसने बोल दिया कि पीरियोडिक पोटेंशियल होगा वो किसमें होगा, आयताकार विभव रोधिका में होगा। अब फिर वो क्या कह रहा है, अपन जानते हैं कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट की वैल्यू देगा, यानी 2 फंक्शन देगा। एक बार तो इसका पोटेंशियल कितना देगा, 0 देगा, और एक रीजन में पोटेंशियल कितना देगा, V0 देगा। तो देखो इस डायग्राम को समझो, तो जो क्रॉनिंग पेनी बताता है, एक सिंपल सी लाइन, 2 लाइन में उसका स्टेटमेंट होता है। क्या कहता है कि पीरियोडिक पोटेंशियल को हम आयताकार विभव रोधिका के रूप में मान सकते हैं या उसके तुल्य होता है, और मान सकते हैं कि आयताकार विभव रोधिका के रूप में मानते हैं तो उसके लिए जो पोटेंशियल आते हैं 2 पॉइंट आते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल क्या होता है आपका 0 होता है, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 2 पॉइंट मानता है वो। तो देखो ये आपके सामने क्या है, एक्स एक्सिस पर, यानी अपन बात करें केवल 1D के लिए, तो 1D के लिए बात करें तो 1D के लिए क्या बना दिया मैंने, आयताकार रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप बना दी, आयताकार विभव रोधिका बना दी। अब इसमें करना क्या है आपको, अब इसमें करना है कि ये आपका क्या होगा, आयताकार विभव रोधिका। इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो यदि मैं 0 से a लेता हूँ, इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है, जो ये वाला यहाँ का कोई पोटेंशियल होगा, क्या बताऊँ, जो ये रीजन बात कर रहा है यानी 0 से a, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा आपका, 0 होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि यदि x की वैल्यू क्या हो, 0 से लेकर a हो, क्या हो आपके पास x की वैल्यू 0 से a हो, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा आपका, 0 होगा। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब यदि मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा की बात क्या करता हूँ कि यदि क्या हो x की वैल्यू -b, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दिया मैंने -b, तो x की वैल्यू क्या हो, -b से लेकर क्या हो आपके पास 0 हो, यानी ये इस वाले रीजन की बात कर रहा है। किस वाले रीजन की, जो मैंने ये V0 लिखा हुआ है इस वाले रीजन की बात कर रहा है। तो इस वाले रीजन की बात कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू क्या हो, 0 से यदि -b के बीच में होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V0 होगा। तो यहाँ से कि ये केवल 2 पॉइंट बताता है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल 0 कब, 0 से a की रेंज में, और एक बार दूसरी बार मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल V0 यानी वो कितना, 0 से -b की रेंज में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपन लेके सॉल्व आउट करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म में आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, आप जानते हो अच्छे से, श्रोडिंगर समीकरण काम में ली जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो श्रोडिंगर समीकरण काम में ले लिया, यानी श्रोडिंगर समीकरण क्या है, 1D देखो 1D में ले रहे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर समीकरण d2ψ/dx² प्लस का 2m/h² e माइनस का vx = 0। तो ये आप श्रोडिंगर समीकरण पहले से जानते हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जानते हो।
अब मैंने क्या किया, जो पीरियोडिक पोटेंशियल था उसने किसको किस रूप में माना, उसको आयताकार विभव रोधिका के रूप में। तो आयताकार विभव रोधिका के रूप में माना तो ये वहाँ यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दो कंडीशन आ जाएगी। यानी इसने दो क्षेत्र बना लिए, 2 पॉइंट का मतलब इसने क्या बना लिए, 2 रीजन बना लिए। यदि वो फर्स्ट की बात करता है तो फर्स्ट मैंने बता दिया कि यदि x की वैल्यू क्या हो आपके पास 0 से लेकर क्या हो a हो, तो वो vx क्या देगा आपका 0 देगा, वहां से आप जानते हो। और यहाँ पे जो साई देगा वो क्या देगा, साई इज इक्वल टू साई फर्स्ट देगा। ऐसे ही सेम टर्म में आपके पास दूसरी टर्म क्या कह रही है कि यदि रेंज क्या हो -b से बड़ी और 0 से छोटी हो, क्या हो x की वैल्यू -b से बड़ी, यानी जो ग्रीन मार्कर से मैंने कर रखा है वो जो रीजन है वो क्या है आपका vx इज इक्वल टू कितना देगा, v0 देगा। और यहाँ पे साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि ये वाला जो रीजन होगा ये साई फर्स्ट होगा और जो ये वाला रीजन होगा वो क्या होगा, साई सेकंड होगा। ठीक है, अब मैंने देखो ये श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी, दोनों क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण मुझे अलग अलग लिखनी होगी। तो फर्स्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट के लिए लिख दी। तो फर्स्ट क्षेत्र के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण होती है वो लिख दी। तो पहले तो देखो श्रोडिंगर समीकरण ऐसे की ऐसे लिख दी, जहाँ साई था वहां पर क्या लगा दिया मैंने, साई फर्स्ट लगा दिया, एक साई फर्स्ट यहाँ पे लगा दिया। क्यों, क्योंकि अपन फर्स्ट रीजन के लिए लिख रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं कि d2 साई अपन में dx स्क्वायर ऐसे का ऐसे रख दिया, 2m/h कट स्क्वायर ऐसे का ऐसे रख दिया। अब फर्स्ट रीजन की बात करें, फर्स्ट में v कितना है आपका 0 है, मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई यहाँ पे 0। तो क्या बचा 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, तो यही बचेगा 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, v 0 हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, साई फर्स्ट बचेगा। अब यदि मैं बात करता हूँ 2me अपॉन में h कट स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, कोई टर्म मानता हूँ कांस्टेंट, तो वो मान लिया मैंने एल्फा। क्या मान लिया, एल्फा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2 साई फर्स्ट अपॉन में dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट, यानी ये आपकी क्या बन जाएगी, एक सेकेंड ऑर्डर की अवकल समीकरण बन जाएगी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसकी, सेकंड ऑर्डर की। अभी मैं बात करता हूँ सेकंड रीजन के लिए। तो देखो सेकंड रीजन में क्या था, सेकंड रीजन में सबसे पहले वही आपको श्रोडिंगर समीकरण लिखनी है। अब श्रोडिंगर समीकरण में एक चीज ध्यान देना, ये लिखा है d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर 2m/h कट स्क्वायर e माइनस vx। यहाँ पे जो साई था वहां पे मैंने क्या कर दिया, साई सेकंड, और यहाँ पे क्या कर दिया, साई सेकंड, सेकंड रीजन के लिए। अब यहाँ पे देखना ये वाली टर्म आपको शायद नहीं दिख रही हो तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये क्या है आपके पास 2m अपॉन में h कट स्क्वायर, 2m अपॉन में h कट स्क्वायर और v0 माइनस का e, क्या है v0 माइनस का e। तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बीटा स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या था आपका e माइनस का v था, क्या था आपके पास e माइनस का v था, और यहाँ पे क्या है v माइनस का e। अब ये v माइनस का ये क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपने पोटेंशियल लिया है वो क्या लिया है, एक्सिस से ऊपर लिया है, इसलिए ये क्या होगा v0 यानी बड़ा पहले फिर माइनस होगा। यानी जैसे यदि ये नीचे लेते तब तो क्या आता आपका जस्ट e माइनस का v0 आता, और यदि ये ऊपर लिया है तो क्या होगा v0 माइनस का e। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास v0 माइनस का e। यदि ये ऐसी कोई टर्म है तो इसको मैं क्या मानूंगा, बीटा स्क्वायर मानूंगा। तो ये बीटा स्क्वायर मानूंगा तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस का ई बन जाएगा। यानी ये वाली टर्म बन जाएगी क्या, देखो d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका कॉमन लेंगे माइनस, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। और ये वाली टर्म आप जानते हो 2m/h कट स्क्वायर क्या होता है, v0 माइनस से बीटा स्क्वायर होता है। तो ये तो टर्म ऐसे की ऐसे, यहाँ माइनस आया था, कॉमन लेने पर टर्म उल्टी की थी इसलिए तो ये माइनस लगा दिया मैंने। और यहाँ पे क्या आया, ये वाली जो टर्म है वो क्या आपकी बीटा स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया, श्रोडिंगर समीकरण ली, श्रोडिंगर समीकरण को मैंने दोनों रीजन के लिए लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं बात करता हूँ ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास ब्लॉच थ्योरम यदि आपने कल पढ़ी है तो ये क्या था, साई के इज इक्वल टू यू के आर ई की पावर आयोटा के आर देता है, यानी कोई भी फंक्शन देता है वो इस रूप में देता है ब्लॉच थ्योरम। तो ये क्या होगा, साई के इज इक्वल टू यू के आर और ई की पावर आयोटा के आर। अब मैं यदि साई के को इस टर्म में यदि 1D की बात कर रहा हूँ तो आर की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा। तो मैंने क्या किया, यू के इज इक्वल टू क्या कर दिया, यू के ई की पावर आयोटा के एक्स। चाहो तो आप यहाँ भी एक्स लगा सकते हो, ठीक है, बार बार लगाऊंगा वो जरूरी नहीं है, पर एक बार लगाना हो तो लगा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब ये अपन साई जानते हैं, देखो साई कहाँ से आपको पता है, ब्लॉच थ्योरम से पता है। जब साई पता है तो अब यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो किसकी, d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, यानी दोनों के लिए वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट इसको सॉल्यूशन करके निकालो। यदि मैं d साई अपॉन में dx चाहिए और एक क्या चाहिए अपन को इसमें रखने के लिए, d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ d साई अपॉन में dx निकालता हूँ सबसे पहले, तो इसका क्या करूंगा, एक बार अवकलन करूंगा। अवकलन करूंगा तो देखो ये u के तो ऐसे का ऐसे आ गया, e की पावर आयोटा के एक्स है तो आयोटा के एक बार अवकलन। अब अवकलन यहाँ पे किसका हो रहा है, e की पावर आयोटा के एक्स का, तो आयोटा के आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो e की पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये टर्म तो ऐसे की ऐसे रहेगी, ये ऐसे की ऐसे रख दिया, अवकलन किसका होगा, डी यू के अपॉन में डी एक्स। तो इसका क्या हो गया, आपका अवकलन हो गया। अब देखो वापस दो बार अवकलन करते हो तो दो बार में इसका भी u v से होगा, इसका भी u v से होगा, यानी इसकी दो टर्म और इसकी दो टर्म, टोटल 4 टर्म आनी चाहिए।
आयोटा के स्क्वायर एक बार इसका मल्टीप्लाई यानी इसका डेरिवेटिव किया ई की पावर आयोटा के एक्स, तो आयोटा के वापस आगे आएगा तो ये क्या बन जाएगा आयोटा के स्क्वायर, ये बनाएगा आपका यू के, और ये क्या बनेगा आपका ई की पावर आयोटा के एक्स। फिर ये क्या है आपका, यहाँ पे जब इसका अवकलन करोगे तो ये तो इस टर्म का अवकलन हो गया। अब ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे रख दी, आयोटा के यू के, आयोटा के और आयोटा के रख दिया, और अवकलन किसका किया यहाँ पे यू के का, यानी एक बार तो मैंने इसका अवकलन किया था, एक बार इसका किया, तो ये दोनों टर्म आ जाएगी आपकी। कौन सी टर्म आ जाएगी, ये दोनों टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद सेम यही प्रोसेस यूवी से इसका भी करूंगा, तो एक बार करोगे देखो ई की पावर आयोटा की एक्स, तो ऐसे का ऐसे इसका अवकलन किया तो ये क्या आ गया डी टू यू के अपन में डी एक्स स्क्वायर, और जब इसका अवकलन होगा तो ये क्या आ जाएगा आयोटा के आ जाएगा आगे आ जाएगा, और ये वाली टर्म बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी, तो ये वाली टर्म एक तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो आपकी सेम है, यानी ये क्या है आयोटा के डी यू के अपन में डी एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, ये भी क्या है आपके पास आयोटा के डी यू के अपन में डी एक्स और ई की पावर आयोटा के एक्स, ये के है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा के डी यू के अपन में ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो समीकरण 4 को एक बार ये मतलब जो इक्वेशन आई है आपके पास, जो ये कहाँ से आई है, ये इक्वेशन आई है ब्लॉच थ्योरम का जो फंक्शन था, वहां से मैंने क्या किया डी साई अपन में डी एक्स निकाला, डी टू साई अपन में डी एक्स स्क्वायर निकाला। अब ये जो फलन आया है, ये जो इक्वेशन आई है, इसको मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन के लिए, और ये समीकरण है जो सेकेंड रीजन के लिए आई है, इस इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा इसको रखूंगा, यानी ये 2 है तो आप काम करो, ये 3 यहाँ रहने दो, ये 3 इसको दे दो। तो ये क्या करूंगा मैं, देखो आपके पास 2 रीजन में अपन ने इक्वेशन लिखी, तो एक तो इसमें आएगा इसमें, तो ये वाला जो फंक्शन है दोनों के लिए रखना है आपको। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन आया है इसको फर्स्ट और सेकंड के लिए आप अलग अलग लिखो। तो क्या किया मैंने, समीकरण 4 को फर्स्ट व सेकंड क्षेत्र के लिए परिभाषित किया है। फर्स्ट के लिए लिखोगे तो ध्यान रखना यू के है, वहां क्या लिखोगे आप u1, क्या लिखोगे u1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा डी टू साई फर्स्ट अपन में डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर आयोटा की एक्स, देखो इसमें है और इसमें है, तीनों में है, इसलिए मैंने क्या ले लिया बाहर कॉमन ले लिया। ये क्या बचा, अब यू के है वहां 1 के लिए बात करें तो u1 आ जाएगा, तो डी टू u1 अपन में डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म ऐसे की ऐसे ये बाहर आ गया, ये 2 आयोटा के ऐसे का ऐसे डी u1 अपन में डी एक्स, ये और ये क्या आयोटा की एक्स बाहर आ गया, माइनस का u1 ऐसे का ऐसे, तो u के की जगह u1 हो गया, और ये के स्क्वायर था तो के स्क्वायर लिख दिया, ई की पावर आयोटा के एक्स क्या आ गया बाहर आ गया। सेकेंड रीजन के लिए लिखा सेम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साई की जगह क्या हो जाएगा साई सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा के ऐसे का ऐसे, यहाँ पे भी क्या होगा डी u2 अपन में डी एक्स, और माइनस का u2 अपन में के स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, अब एक एक ये वाला जो सॉल्यूशन आए 5 और 6, ये फर्स्ट के लिए भी आ गया और सेकंड के लिए भी आ गया। अब मैं समीकरण 5 और 6 से देखो वैल्यू का रखूंगा, एक बार तो रखूंगा 2 में और एक बार रखूंगा 3 में, और उससे क्या निकालूंगा उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, समीकरण 2 में क्या किया है 5 से मान रखा है, क्या किया है समीकरण 2 में 5 से मान रखा है। ये समीकरण 2 थी आपकी, यहाँ पे क्या है डी टू साई फर्स्ट अपन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू रखनी है, तो ये वाली वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, इस वाली इक्वेशन से रखोगे, समीकरण नंबर ये कौन सी है 5। तो यहाँ से मैंने वैल्यू रखी, तो देखो ये क्या था डी टू साई फर्स्ट अपन में डी एक्स स्क्वायर, तो देखो मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू रख दी, ये वाली जो वैल्यू थी समीकरण 5 वाली किसके इक्वल है, डी टू साई फर्स्ट अपन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये वाली आपकी क्या आ गई कंप्लीट वैल्यू आ गई। फिर क्या है आपके पास प्लस का एल्फा स्क्वायर, तो ये प्लस का क्या आ गया आपके पास एल्फा स्क्वायर, और जो साई फर्स्ट था, साई फर्स्ट अपन ने क्या माना था, जब इसको भी साई फर्स्ट रीजन के लिए लिखोगे तो क्या आएगा साई 1 इज इक्वल टू u1 और ई की पावर आयोटा के एक्स, तो यही लिखा है मैंने u1 ई की पावर आयोटा के एक्स। ई की पावर आयोटा के एक्स इसमें भी है, क्या मैं दोनों मिला के कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा के एक्स, तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा सेम टू सेम ऐसे का ऐसे। अब इज इक्वल टू क्या है 0, तो अपन क्या करेंगे ई की पावर आयोटा के एक्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यानी ये यहाँ से हटेगा तो ये एक टर्म आ जाएगी आपकी। अब इसका अपन क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर अपन इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो पहले आप टॉपिक का नाम लगाइए क्रॉनिक-पेनी मॉडल, और उसमें लिख लीजिए कुछ थ्योरी। एक तो उसका स्टेटमेंट लिखना है, लिखिए इसमें कि क्रॉनिक एवं पेनी ने 1930 में एक महत्वपूर्ण 1930 में एक मॉडल दिया 1930 में एक मॉडल दिया जिसके अनुसार आवृत्ति विभव को एक विमीय आयताकार विभव क्षेत्र के तुल्य माना जा सकता है।
एक विमीय आयताकार विभव क्षेत्र के तुल्य माना जा सकता है और एक विमीय आवर्ती विभव के दो मान संभव होते हैं और एक विमीय आवर्ती विभव के दो मान संभव होते हैं जिसमें एक मान जीरो, ये जीरो किसका मान है? विभव का, जिसमें एक मान जीरो तथा दूसरा मान v0 प्राप्त होता है, या जिसमें एक मान जीरो तथा दूसरा मान v0 होता है। और इसमें लिख लो नीचे कि एक विमीय जालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को परिभाषित करने के लिए यह मॉडल दिया गया। तो देखो इसमें किसकी बात कर रहा है? ये केवल बात कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो नाभिक से बहुत ही लास्ट वाले अंतिम संयोजी कक्ष में रहते हैं या बाह्यतम कक्षक में रहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उनका जो पोटेंशियल होता है वो ये कैसा मानता है? पीरियोडिक मानता है। और ये कहता है कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल होता है तो मैं इसको इस रूप में व्यक्त करूंगा, आयताकार विभव क्षेत्र के रूप में, और उसके दो मान लूंगा, एक जीरो दूसरा v0। ठीक है, अब इसका लगाइए आप प्रूफ, और प्रूफ लगा के आप ये सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाइए। प्रूफ लगाइए और सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाइए। प्रूफ और डायग्राम बनाइए। डायग्राम देखो, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप कर चुके हो, इसलिए आपको सब कुछ आता होगा ये वाला डेरिवेशन। तो बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल ब्लॉच फंक्शन का यूज लिया गया, बाकी वो का वही है। फिर इसमें लिखिए क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का विश्लेषण क्वांटम भौतिकी के अनुसार किया जाता है। ये पेनिंग हटा देना, पेन ही रखना केवल। क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का विश्लेषण क्वांटम भौतिकी के अनुसार किया जाता है। अब आपके सामने ये जो कंप्लीट दिख रहा है, इसको आप कंप्लीट ऐसे का ऐसे पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ वो सब कुछ लिख दीजिए कंप्लीट यहाँ तक। यहाँ पे देखो आप बीच में एक लाइन डाल देना कि यहाँ पे क्या डालोगे कि यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। क्या है? यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यहाँ भी क्या डालना है? यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। बाकी इसमें कुछ भी बीच में डालने जैसा है नहीं। बाकी ऐसे का ऐसे जल्दी से आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आप क्लियर लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख दिया होगा। चलते आगे। अब अपन क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर आया है इसका, ये वाला जो इक्वेशन आया है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, एक सॉल्यूशन में निकाल दूंगा, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी स्क्वायर u1 लिख सकता हूँ प्लस का 2 आयोटा के, और ये क्या है du1, या फिर आप क्या करो इसको u1 रखो, नहीं तो आप सीधा m के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। बताओ कैसे करोगे, m के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या u1 की फॉर्म में रखना है, जैसे भी आप करना चाहो, आपको तो सॉल्यूशन निकालना है। इसको आप क्या करोगे, या तो या u1 को भी क्या मान लो, इसके साथ ही मान लो, तो ये क्या हो जाएगा u1, और वो क्या आ जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, और यहाँ पे जो u1 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका, ऐसे का ऐसे हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। मतलब ये देखो यहाँ पे ये मान लिया, यहाँ पे ये इसको u1 इक्वल टू ऐसे का ऐसे रख दिया। यदि आप यहाँ पे u1 मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि यहाँ पे u1 मानोगे तो भी एक ही बात है। तो एम स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा के एम प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, और u क्या आ जाएगा u1। अब देखो यहाँ पे ये a है, ये b है, और ये क्या है आपका c है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीधर आचार्य विधि काम में लोगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो श्रीधर आचार्य विधि से तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का b है यानी माइनस का 2 आयोटा के आ जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा के का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या है 4ac, तो 4ac का ऐसे a कितना है 1 है, c कितना है अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर क्या है। सॉल्यूशन किसका निकलेगा बताओ, यहाँ पे u1 था, यदि u1 ऐसे लगाना हो तो सॉल्यूशन किसका निकल रहा है, ये u1 का ही निकल रहा है, पर यहाँ पे तो क्या निकलेगी, केवल m की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी, m की वैल्यू निकलेगी। तो क्या आएगा 2 आयोटा के 2 आयोटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये अपॉन में सी नहीं है, ध्यान रखना, ये अपन ने समझने के लिए लिखा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, तो 2 और साथ में कितना है a, तो कितना है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा के प्लस माइनस ये हो जाएगा अपना आयोटा स्क्वायर क्या देगा, माइनस देगा, यानी आयोटा स्क्वायर में अलग लिख लेता हूँ, और क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4k स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 आयोटा के प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या देगा, माइनस देगा, तो क्या माइनस से माइनस क्या कट जाएगा क्या, यानी ये से ये तो क्या होगा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 अल्फा अपॉन में क्या रह जाएगा 2, क्या रह जाएगा 2 अल्फा अपॉन में 2। यदि मैं इसका सॉल्यूशन निकालेगा तो देखो एक सॉल्यूशन तो क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये क्या है 2 से 2 तीनों कट जाएंगे। तो एक बार तो सॉल्यूशन आएगा क्या, यदि एक बार प्लस लूँ एक बार माइनस लूँ, तो एक बार तो आएगा आयोटा के माइनस का अल्फा आएगा, तथा दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तो मान लो कि क्या आ गया आपके पास m1 आ गया। ऐसे ही m2 जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा ऋणात्मक लेने पर, तो वो क्या आएगा माइनस आयोटा के माइनस का अल्फा आएगा, यही आएगा। अब इसका ये m1 m2 वैल्यू आ गई, तो आप CF लिख सकते हो। CF क्या होता है आपका, तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, डायरेक्ट में लिख दो u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट आ गया e की पावर आयोटा के माइनस का अल्फा प्लस का b आयोटा के माइनस का अल्फा। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, देखो ये वाला सॉल्यूशन आ गया अपना, समीकरण नंबर इसके दे देते हैं, कितना लिखा था आगे 5 6 7, इसको दे देता हूँ मैं 7। अब क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है कि जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी कौन सी, ये तो मैंने फर्स्ट के लिए निकाला है। अब सेम यही वाली इक्वेशन कौन सी थी आपकी D2 से आई सेकेंड वाली, ये वाली इक्वेशन आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में, यानी समीकरण 6 से कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। कहाँ रखना है, समीकरण 6 से समीकरण 3 में। तो बाकी तो मैं हटा दूँ यहाँ से, जो समीकरण की जरूरत है वो रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 6 से मैं समीकरण 3 में रखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, समीकरण 6 से 3 में मान रखने पर, तो इसमें भी सेम वही आएगा। देखो D2 साइज सेकेंड है, तो ये वाली कंप्लीट टर्म आएगी आपके पास e की पावर आयोटा kx, और ये आ जाएगा आपके पास D2 U2 अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का
टू आयोटा के डी यू टू अपॉन में डी एक्स, और प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा आपके पास यू टू के स्क्वायर, और माइनस का बीटा स्क्वायर, और साई सेकंड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साई सेकंड क्या होगा बताओ, साई अपन ने क्या लिया था, साई यू के लिया था, तो यहाँ यू टू ई की पावर आयोटा के एक्स हो जाएगा, यही होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ई की पावर आयोटा के एक्स देखो सब में कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया, तो ये क्या आएगा डी टू यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास टू आयोटा के डी यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का यू टू के स्क्वायर, और माइनस का यू टू बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यदि मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, इन दोनों में से कुछ टर्म कॉमन ले लेता हूँ, तो ई की पावर आयोटा के एक्स डी टू यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास टू आयोटा के डी यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे u2 कॉमन आएगा, तो u2 आएगा तो ये क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये बचेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। यानी क्या हो जाएंगे बाहर, यदि माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका ई की पावर आयोटा की एच हट जाएगा, तो डी टू यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा के डी यू टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का यू टू और के स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, किसका लिखता हूँ कि यह क्या है आपके एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसका हल, अब इसका हल क्या करूंगा, जो मैंने इस तरीके से निकाला ये पूरा ना निकाल के डायरेक्ट लिखूंगा, अतः इसका हल निम्न होगा, अतः इसका हल क्या होगा निम्न होगा। तो क्या होगा यदि मैं इसका डायरेक्ट हल लिखूँ तो u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास c, एक यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है वहाँ क्या आ जाएगा बी सी, सी ई की पावर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास k प्लस आयोटा बीटा, क्या आएगा k प्लस आयोटा बीटा, और प्लस का क्या आ जाएगा d ई की पावर माइनस आयोटा k माइनस का आयोटा बीटा, सॉरी प्लस का। तो ये देखो ये ऐसे सॉल्यूशन आएगा, क्यों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इक्वेशन थी अल्फा माइनस का के स्क्वायर था, बट यहाँ पे क्या है के स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर है, उसकी वजह से ये क्या हो गया चेंज हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया आपके पास u2 इज इक्वल टू ये आया, क्या आया आपके पास u2 इज इक्वल टू ये आया, और u1 इज इक्वल टू ये आया। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर अपन इसमें क्या लगाने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन लगाने वाले हैं, तो इसको यहाँ तक आप लिख दीजिए। लिखिए इसको, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक की है क्या, इसका सॉल्यूशन उल्टा आएगा, जैसे इसका क्या आया था आपके पास ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के, यहाँ पे अल्फा माइनस क्या आएगा क्या, देखो यदि मैं प्लस लेता हूँ, एक बार रुकना, यदि मैं प्लस लेता हूँ, प्लस लेने पर क्या आएगा, देखो माइनस का क्या आ जाएगा, सही है आयोटा के साथ क्या आएगा, मिस्टेक कर दी मैंने, देखो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या आएगा ना कि, तो ये क्या आएगा आपका अल्फा माइनस का आयोटा के, क्या आएगा आपके पास अल्फा माइनस का आयोटा के से या अल्फा, जब सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा आपका अल्फा माइनस का के, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आएगा अल्फा माइनस का के, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ये जस्ट मैंने उल्टा लिख दिया अल्फा माइनस का के, और ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा माइनस का के। तो फिर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी उल्टा आएगा, ऐसे ही सेम प्रोसेस किया है तो ये क्या हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा आपके पास के, बताओ प्लस या माइनस, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा के माइनस बीटा माइनस का आयोटा के, यहाँ में क्या आएगा बीटा माइनस का आयोटा के, और ये भी क्या आएगा आपका बीटा माइनस का आयोटा के। देखो इसमें आयोटा बाहर आ रहा है, उसमें बाहर नहीं आ रहा, ये चीज़ ध्यान रखना आप, क्या आ रहा है उसमें बाहर नहीं आ रहा। तो यदि आप इसको सॉल्यूशन करके निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। यदि मैं प्लस लेता तो देखो प्लस लेने पर क्या आता आपके पास, प्लस लेने पर क्या आता माइनस आयोटा के, प्लस का क्या आता अल्फा आता, यानी क्या हो गया अल्फा माइनस का आयोटा के हो गया, क्या हो गया अल्फा माइनस का आयोटा के। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बाहर कैसे निकाल दिया, एक मिनट रुकना, अल्फा माइनस आयोटा के, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, यदि नेगेटिव लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, यदि नेगेटिव लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा,
अब माइनस आयोटा के और ये क्या हो जाएगा माइनस एल्फ़ा, माइनस बाहर लूँगा तो एल्फ़ा प्लस आयोटा के होना चाहिए। एक मिनट रुकना, इसका सॉल्यूशन मुझे चेक करने दो एक बार, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ बुक में डिफरेंट आ रहा है क्या। लिख लीजिए इसको। ये देखो यहाँ पे एक अपन x लगाना भी भूल गए थे, यहाँ पे क्या करना आप ए ई की पावर आयोटा एल्फा माइनस का के एक्स बीटा, ये क्या है बी, सॉरी बीटा नहीं है बी ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा माइनस का के एक्स। ऐसे ही इसका सॉल्यूशन क्या आएगा सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स, इसका आएगा डी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, जैसे आपका जैसे ये सी एफ निकालने डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सी एफ निकालने का मेथड जानते हो, तो यदि मेथड न लगाओगे तो आप भी उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लो, रफ में सॉल्व कर लेना उसे, और इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट यहाँ पे काम में ले सकते हो। तो जो आपकी यही वाली इक्वेशन थी, इस टाइप की इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन क्या है आपका समीकरण 7 आ गया, और जो इसका सॉल्यूशन आया समीकरण 3 का वो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एक बार कहीं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगानी है आगे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो ये लिख लेता हूँ मैं ए ई की पावर आयोटा एल्फा माइनस के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा माइनस का के एक्स, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए, बाकी अब मैं हटा दूंगा। ये क्या है आपका सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स आप अच्छे से जानते हो, निकाल दोगे सॉल्यूशन तो लिख दो इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख दिया होगा, चले आगे। अब देखो मैंने u1 और u2 ये दोनों इक्वेशन आपके जो थी वो लिख दी साइड में। अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। तो क्वांटम में आप बाउंड्री कंडीशन लगाना अच्छे से जानते हो, कैसे लगाते हैं, डायग्राम भी आपको ध्यान होगा। सबसे पहले कहाँ लगाते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 पे लगाओगे तो देखो यहाँ पे दो रीजन की बात थी अपने पास, एक तो साई फर्स्ट और साई सेकंड। तो उसके लिए जो मैं अपने फंक्शन आए वो क्या है, u1 और u2 आए। तो उन दोनों फंक्शन की बात करते हैं। सब बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ मैं, क्या लगाता हूँ, परिसीमा प्रतिबंध से, परिसीमा प्रतिबंध से। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा आपका जो क्या होगा u1 इज इक्वल टू u2 किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये लगा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो u1 और u2 आप जानते हो, u1 u2 क्या है आपके पास। तो यहाँ पे जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा उसकी बात करते हैं। ये कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम आपका इस टाइप का था। ये आपका क्या था, v था, ये x था, और ये क्या था आपका a था, यानी यहाँ का तो क्या था आपका 0 था पोटेंशियल, यहाँ पे कितना था आपका -b। तो ये कौन से बात के लिए बात कर रहा है, ये इस मेन कॉमन दीवार पे x इज इक्वल टू 0 पर बात कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये साई क्या था आपके पास, ये साई फर्स्ट था, ये साई सेकंड था, इस टाइप से था। तो इस टाइप से होता है तो आपके पास, आप जानते हो कि इसमें जब साई फर्स्ट और साई सेकंड इस टाइप से होता है तो ये बीच वाली क्या है कॉमन दीवार है, उसमें बराबर इन दोनों का हिस्सा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा u1 x इज इक्वल टू 0। तो देखो u1 क्या है आपके पास, a e की पावर आयोटा एल्फा माइनस के एक्स, फिर क्या है प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा x इज इक्वल टू 0 पे 0 करना है। फिर u2 क्या है आपके पास, सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 0 करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0 करोगे तो देखो यहाँ पे ये a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, और c प्लस का d हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा दे बताओ, समीकरण नंबर मुझे याद नहीं है, कितना आ गया था अपना, 9-10 आ गया था क्या।
जो भी आया था आप सीरीज लगा लेना आगे। तो a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास c प्लस डी आएगा। अब यदि मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ वो क्या लगानी है, डी यू वन अपॉन में डी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे क्या लगानी है, डी यू टू अपॉन में डी एक्स और एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से लगा सकते हो। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये लगाते हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं अपन सांतत्य समीकरण से। क्या बोलते हो आप, सांतत्य समीकरण से। सांतत्य समीकरण यानी इसका डेरिवेटिव करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यदि डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, आयोटा एल्फा माइनस के आगे आ जाएगा और ये क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा एल्फा माइनस का के एक्स, यही बचेगा आपके पास। सेम इसमें ये क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का बी और ये माइनस आयोटा एल्फा माइनस का के और बी ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा माइनस का के एक्स हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी बीटा माइनस आयोटा के आगे आएगा बीटा माइनस आयोटा के, तो ये क्या रह जाएगा सी ई की पावर बीटा माइनस का आयोटा के और क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या रहेगा डी, तो डी ये हो जाएगा माइनस का बीटा माइनस, तो ऐसे का ऐसे रख लो, ये माइनस बीटा माइनस का आयोटा के आगे आ जाएगा और ये क्या रहेगा ई की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के और एक्स। अब यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या करना है आपको, जीरो करना है, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू जीरो करना है। क्या बचेगा आपके पास, ये वाली टर्म जीरो, तो क्या बचेगा a एल्फा माइनस के, सॉरी a आयोटा एल्फा माइनस के, यही बचेगा। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो। ऐसे ही आपके पास प्लस का क्या रहेगा, माइनस का एल्फा माइनस का के और बीटा b रहेगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। इज इक्वल टू बीटा माइनस का आयोटा के और क्या रहेगा आपके पास, ये वाली टर्म क्या रहेगी सी रहेगा, तो ये सी रह जाएगा, बाकी टर्म जीरो। प्लस का क्या रहेगा आपके पास, माइनस का डी रहेगा और बीटा माइनस का आयोटा के, बाकी टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो। यानी ये समीकरण नंबर दे देता हूँ मैं 11। तो इन दोनों इक्वेशन को भी यहाँ पे साइड में लिख लो। ये साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। एक तो क्या ये आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आई, समीकरण नंबर 10। 11 क्या है आपके पास, a आयोटा एल्फा माइनस के प्लस का माइनस, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा आपका, ये आयोटा भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका माइनस आयोटा और क्या आ जाएगा एल्फा, देखो माइनस आयोटा एल्फा माइनस के, ठीक है, और साथ में b इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपके पास बीटा माइनस आयोटा के c और माइनस का d और बीटा माइनस आयोटा के। यदि माइनस आप इसके प्लस की जगह माइनस कर लोगे, यहाँ माइनस कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों बाउंड्री कंडीशन लिखिए। फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट इसकी बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं, तो दो इक्वेशन और निकलेगी। लिख दिया, चले आगे। यहाँ मैंने U2 का सॉल्यूशन मिस्टेक लगाई क्या कहीं, एक बार चेक करना U2 का सॉल्यूशन, कि U2 का सॉल्यूशन आया था वो क्या था, बीटा माइनस आयोटा के और बीटा प्लस आयोटा के था। भाइयों यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे ही मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे U2 क्या था आपका, बीटा प्लस का आयोटा के था, तो कह रहे यहाँ तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्या आएगा आपका इफेक्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस का आयोटा के, ठीक है। U2 वाले में, तो U2 वाले में क्या था, इसका सॉल्यूशन अगर पहले भी लिखा है तो वहाँ भी सही कर लेना, अगर माइनस लिखा है तो बीटा माइनस का आयोटा के एक्स और क्या है आपके पास डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स, ठीक है।
एक टर्म यहाँ भी मिस्टेक है अपनी, कौन सी है टर्म? यहाँ भी मिस्टेक है। देखो जो अपने सॉल्यूशन निकाले उसमें दोनों टर्म माइनस नहीं आती। हमेशा सॉल्यूशन कैसे आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ई की पावर आयोटा के प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एक्स, इस टाइप में आता है। यानी यहाँ पे एक टर्म प्लस आएगी तो एक टर्म क्या आएगी? माइनस आएगी। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है? एल ई की पावर ए आयोटा एल्फा माइनस के एक्स, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। यहाँ भी क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। ध्यान रखना ये भी क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। यानी इसमें भी ये वाला प्लस होगा, ये वाला क्या होगा आपका? प्लस। इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बट इसमें जरूर आएगा इफेक्ट। ये भी क्या होगा आपका? प्लस होगा। तो प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल्फा प्लस के, ठीक है। ये समीकरण नंबर दे देता हूँ मैं 11। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की अपन ने, जो अपन ने U1 U2 सॉल्यूशन लिखे थे वहाँ मैंने दोनों टर्म शायद माइनस में लिख दी थी, उसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे आएगी, क्योंकि एक बार अपन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार क्या लेंगे अपन? नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो उसके अनुसार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी वैल्यू। आप उसको देख लेना एक बार। तो ये क्या हो गया आपका? दो बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ से ये दोनों हटा दूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट चलते हैं अपन, दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप क्या बात करोगे? अब आपको बात करनी है, देखो थर्ड वाली बाउंड्री कंडीशन की। थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि U1 लेना है इज इक्वल टू U2 लेना है। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो देखो U1 कौन सा था, U2 कौन सा था? ये वाला आपके पास इस टाइप का डायग्राम था, ये x था, ये x इज इक्वल टू 0 पे था, ये फिर a पे था 0 और यहाँ पे क्या था? माइनस b। तो यहाँ पे आप रखोगे तो देखो U1 तो ये होगा, U2 ये होगा। तो U1 के लिए मैं बात करता हूँ तो U1 पे की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे U2 की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा? देखो जब मैं ये वैल्यू रखूंगा बाउंड्री कंडीशन की तो ये आना चाहिए आपका समीकरण नंबर का है। जो U1 था, U1 का मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट लिखना है तो ये लिखूंगा मैं a e की पावर आयोटा k माइनस का एल्फा, और x है उसकी जगह क्या हो जाएगा? a, और प्लस का b e की पावर माइनस आयोटा k माइनस का एल्फा, k प्लस का एल्फा, और जो x है उसकी जगह क्या हो जाएगा? a। U2 में क्या आएगा? U2 लिखोगे तो c e की पावर बीटा माइनस आयोटा के, अब x की जगह कितना रखना है? माइनस बी, तो ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस का d, ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आयोटा के, और ये क्या हो जाएगा आपका? x, तो x क्या हो जाएगा? x की जगह b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी वो क्या आएगी? समीकरण नंबर 12 आएगी। क्या आएगी? समीकरण नंबर 12। सेम टर्म 4 में क्या करना है आपका? du1 अपॉन में dx और u1 इज इक्वल टू a, du2 अपॉन में dx और x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालोगे, यानी इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये क्या आ जाएगा? किसका? U1 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा एल्फा माइनस के, और ये क्या था आपके पास? a e की पावर आयोटा एल्फा माइनस के एक्स था, ठीक है, प्लस ये माइनस b आयोटा एल्फा प्लस का k, और क्या था? e की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस k का x था, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना है? x इज इक्वल टू a रखना है। ऐसे ही सेम U2 का करोगे तो ये क्या आएगा? c बीटा माइनस आयोटा k e की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का माइनस का बीटा, और साथ में क्या आ जाएगा? d प्लस का आयोटा के एक्स, और d e की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स, ये आएगा। यहाँ पे क्या रखना है? x इज इक्वल टू माइनस बी रखना है। यहाँ पे क्या रखना है? a रखना है। तो ये क्या आएगा? देखो ये जो टर्म आएगी आपके पास क्या आएगी? आयोटा, क्या आएगी आपके पास? आयोटा एल्फा माइनस के a e की पावर आयोटा एल्फा माइनस के और a, माइनस का b आयोटा एल्फा प्लस का k e की पावर आयोटा, और ये क्या आएगा? एल्फा माइनस का k, और ये क्या आ जाएगा? एल्फा प्लस का k, तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस का k, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा c b e की पावर माइनस आयोटा e की पावर बीटा माइनस आयोटा k, x की वैल्यू कितनी है? b रखनी है। कौन सी? x इज इक्वल टू क्या रखना है आपको? माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका माइनस b माइनस का d बीटा प्लस आयोटा k, और d क्या हो जाएगा? d तो लिख दिया मैंने, ये d 2 बार थोड़ी ना आएगा। अच्छा, दो बार नहीं आएगा। जो मैंने क्या किया? U2 का अवकलन किया, तो देखो U2 का अवकलन किया तो d ये 2 बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा d, और ये क्या करूँगा मैं? बीटा प्लस का आयोटा के x की जगह क्या हो जाएगा? b,
और ये हो जाएगा माइनस, तो ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 10 हो गई, 11 हो गई, ये 12 हो गई और ये 13। अब इन चारों समीकरण से अपन को क्या बनाना है, एक सारणिक बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखो ए बी सी डी सभी में है, क्या है आपके पास ए बी सी डी, तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 1 और 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ जिसका लिख लेता हूँ पहले से ही मैं ए बी सी और डी, क्या लिख लेता हूँ ये। अब देखो इसमें कैसे कंपेयर करोगे इसको, सबसे पहले मैं समीकरण 10 की बात करता हूँ। तो समीकरण 10 में क्या था, a प्लस बी प्लस सी डी, यानी एक एक लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई एक करोगे तो a आ जाएगा, वापस इसका करोगे तो b आ जाएगा, ऐसे करोगे तो c और d भी आ जाएंगे। ये नेक्स्ट बात करूँ तो अब इसमें नेक्स्ट बात कैसे करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, समीकरण नंबर 11 की। देखो 11 में कैसे है आपके पास, यहाँ पे यदि a से कंपेयर करवाना है तो ये क्या है, आयोटा एल्फा माइनस के, आयोटा एल्फा माइनस के, ये वाली टर्म आएगी। बी से करवाओगे तो क्या आएगा आपका माइनस आयोटा एल्फा प्लस के, और सी से करवाओगे तो क्या आएगा बीटा माइनस का आयोटा सी, और डी से करवाओगे तो क्या आएगा बीटा प्लस का आयोटा के, और ये कैसा आएगा माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये इसी टाइप से आएगा। बताओ यही आएगा क्या, समीकरण नंबर 11 से यही आएगा। फिर क्या करें अपन, फिर अपन को करना है क्या, आयोटा एल्फा माइनस के माइनस आयोटा एल्फा प्लस के और बीटा माइनस आयोटा के, यहाँ पे क्या लिखा मैंने सी थोड़ी है के है। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, ध्यान ये देना है यहाँ पे, जब आप मैं देखो ये वाली वैल्यू थी आपके पास, जब मैं इसको एक साइड लाऊंगा तो इसमें माइनस प्लस का भी तो इफेक्ट आएगा। ये क्या करूँगा, ये सब मैं क्या करूँगा प्लस में बदूंगा, यानी वापस आपको मल्टीप्लाई करने पर ये वाले आंसर भी बनने चाहिए आपके। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसका तो ए का ए के साथ करूँगा तो ए आयोटा एल्फा माइनस के आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी फर्स्ट टर्म, प्लस में इसका मल्टीप्लाई बी के साथ करूँगा तो माइनस आयोटा एल्फा प्लस के बी आ जाएगा। फिर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बीटा माइनस का आयोटा के सी तो आ जाएगा, बट ये प्लस में आएगा, और ये वाला क्या है इधर आएगा तो माइनस रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या लगाना है माइनस, और ये क्या करना है आपको प्लस। तो अब आप क्या करोगे, इसको जब इधर ला के लिखोगे तो इसको ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम थर्ड वाला प्रोसेस देखो, थर्ड क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या रखना है आपको, एक हटाना है तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास ई की पावर आयोटा के माइनस का एल्फा है। ठीक है, यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा के प्लस एल्फा है। ठीक है, और जो डी सी डी आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सी डी आ जाएगा आपके पास बीटा। अब देखो सेम इसमें भी वही है क्या, इसमें देखो माइनस प्लस का इफेक्ट आएगा, तो ये माइनस कहाँ लगाना है आपको, यहाँ लगाना है ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के, और क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, ये भी क्या है आपका प्लस माइनस में आएगा। बताओ ये क्या था आपका माइनस था, तो यहाँ मैंने इधर लाके प्लस कर दिया था, ये तो दोनों प्लस में ही है, तो ये क्या आएगा माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, और डी ऐसे का ऐसे, तो ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के। ठीक है, क्या बी, यही आएगा आपके पास। फोर्थ टर्म देखो, फोर्थ टर्म में क्या है आपके पास, फोर्थ टर्म में है आपके पास ए हटाना है यहाँ से, तो ये आ जाएगा आयोटा एल्फा माइनस का के ई की पावर आयोटा एल्फा माइनस का के और ए, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस आयोटा एल्फा प्लस का के और ई की पावर आयोटा एल्फा प्लस का के और ए। सी क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा आपके पास क्या बीटा माइनस का आयोटा के, क्या आ जाएगा आपका सी क्या आ जाएगा बीटा माइनस का आयोटा के। तो देखो सी लिखेंगे अपन तो कैसे लिखेंगे, ये माइनस में आ जाएगा तो सी बीटा इधर लिखेंगे तो बीटा माइनस आयोटा के ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के और क्या बी। ऐसे ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस का आयोटा के ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के बी। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी, एक सारणिक बनेगी। क्या बनेगी आपकी, एक सारणिक बनेगी। देखो समझ में आया या नहीं आया आपको, बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये दोनों भी कैसे आएंगे आपके पास माइनस में, क्यों माइनस में, देखो यदि मैं इसको एक टाइप से समीकरण लिख लेता हूँ, देखो मैं आपको एक बार इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। यदि मैं इसको लिखूंगा एक साइड में तो ये क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको लिखूंगा तो ये क्या आएगा a आयोटा एल्फा माइनस के, यदि ये क्या माइनस आयोटा एल्फा प्लस के बी इज, ये अब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा,
बीटा माइनस का आयोटा के सी और प्लस का डी बीटा प्लस का आयोटा के, ठीक है, ये वाली टर्म बनेगी। तो इसी को कंपेयर करते हुए देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस ये टर्म बन जाएगी, 1 का ए के साथ ए, इसका बी के साथ बी, इसका सी के साथ तो माइनस सी और इसका माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा। सेम ये सेकेंड टर्म का देखो, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, आयोटा एल्फा माइनस के है, इसका ए के साथ करता हूँ तो ए आयोटा एल्फा माइनस के माइनस आयोटा अल्फा प्लस के किसके साथ करूंगा, बी के साथ करूंगा, यानी रो इसका रो और इसका कॉलम तो बी के साथ करूंगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा अल्फा प्लस के बी। थर्ड के साथ करूंगा, ये माइनस में है तो माइनस बीटा माइनस आयोटा के का सी के साथ, और फोर्थ में डी। तो सेम इसमें भी क्या करोगे आप, इस टर्म को भी इधर लाओगे तो भी ये रिजल्ट आएगा, और इन टर्म को भी क्या लाना आपको, इधर लाना। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन अपन को करना नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन निकलता है काफी लॉन्ग मेथड से, इसमें हाइपरबोलिक वाली टर्म काम में लाती है, तो इसका सॉल्यूशन अपन एक इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इतना लिखिए आप, ये मैट्रिक्स लिखिए, लिख लो मैट्रिक्स। देखो थोड़ा ये मेथड लेंथी जरूर है, बट इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करो। तो सबसे पहले दो रीजन बना के श्रोडिंगर समीकरण निकालना, ब्लॉस थ्योरम काम में लेना, और उसका सॉल्यूशन निकाल के आप क्या करना, फर्स्ट और सेकंड के लिए परिभाषित कर देना, और u1 u2 का सॉल्यूशन लिख देना, और उसको बाउंड्री कंडीशन लगा के आप डायरेक्ट मैट्रिक्स बना देना, ठीक है। इतना कर लोगे तो भी एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी है। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, वो किस प्रकार लिखूंगा देखते हैं उसको आगे। तो देखो यहाँ पे जो अपनी सारणिक बनी थी, तो उस सारणिक को क्या करना है, अपन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो वो काफ़ी टाइम खाने वाली है और आपसे सॉल्व भी नहीं होगी, ये भी फिक्स है। क्योंकि ये जो एक्चुअली मैथमेटिशियन होते हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी यूजी लेवल में आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, वो भी यदि आप पीजी में जाते हो तो आपको 4x4 की मैट्रिक्स सॉल्व करनी सिखाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स आई है उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट याद रखना है, तो क्योंकि अपनों को एग्जाम में इसे करना है, तो ये मॉडल है एक तरह से, तो अपन को इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा, जो अपनी सारणिक आई थी उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा, क्या बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी, क्या कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस अल्फा और कॉस के ए प्लस बी, और क्या होगा कॉस के ए प्लस बी। अब यह कैसा एक त्रिकोणमिति समीकरण है, हम जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि वो एक सीमित बताता है, यानी एक सीमित बाउंडेशन बताता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू या तो -1 से +1 तक डिपेंड करती है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो इस स्थिति में क्या मान लिया कि जालक की एक सूक्ष्म चौड़ाई होगी, सूक्ष्म चौड़ाई यानी उसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा तो नहीं हो सकती क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, एवं अनंत विभव के आवृत्ति विभव के समान कार्य करता है। अनंत विभव यानी एक तरह से ये एक डिराक डेल्टा का, यदि आपने ग्राफ देखा है, इस टाइप का ग्राफ आता है डिराक डेल्टा का, तो ये यदि इस टाइप का कोई ग्राफ शो करेगा, यानी इसका विभव तो क्या है अनंत है, यानी ये तो ऊपर जाता जा रहा है, बट चौड़ाई क्या स्मॉल सी है, यानी ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, एक तरह से डिराक डेल्टा फलन को। तो डिराक डेल्टा का फलन यदि इसके समान होता है तो वो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका एक डिराक डेल्टा के समान आवृत्ति विभव को शो करेगा। अब ये कब करेगा, देखो यहाँ पे b इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, इन्फानाइट मान लिया, और b यानी क्या थी, इसकी चौड़ाई थी 0 से b, तो वो क्या मान ली मैंने 0 मान ली, ठीक है। तो यदि मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा तो b कितना है आपका 0, साइन 0 क्या हो जाता है वैसे तो 0, बट यहाँ पे क्या है ये बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं क्या मानूंगा, बिल्कुल 0 ना मान के क्या मानूंगा, बीटा भी मानूंगा। और कॉस की वैल्यू तो आप जानते हो कि कॉस b क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा भी होगा, वो किसके इक्वल होगा 1, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1। तो इस तरीके से cos a प्लस बी है, तो b को क्या कर रहा हूं मैं 0, तो क्या रह जाएगा आपके पास cos के a। अब ये मैं तीनों वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो देखो बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, तो यहाँ पे क्या था साइन हाइपरबोलिक बीटा बी था, तो बीटा बी तो मैंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। और जो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी था उसकी जगह यदि आप पूरा टर्म लिखना चाहते हो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास बीटा बी आ जाएगा। क्या था ये पूरी टर्म के इक्वल क्या था, ये था, तो ये लिख दिया पूरी की जगह। साइन अल्फा ऐसे का ऐसे, साइन अल्फा ऐसे का ऐसे,
कॉस हाइपरबोलिक बीटा भी, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा है, और कॉस के ये कॉस के। अब यहाँ पे देखो इसको मैं यदि एक टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे अपन को एक देखो इसके जो क्रॉनिक पेनी समीकरण होती है वो क्या होती है, पी साइन एल्फा अपॉन में एल्फा प्लस कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस के, यह क्रॉनिक पेनी समीकरण कहलाती है। अब इसमें पी की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, क्या होगी, तो देखो पी की वैल्यू करने के लिए पी की वैल्यू अपन को चाहिए, सबसे पहले तो ये क्या रहा है साइन एल्फा अपॉन में एल्फा है, तो यहाँ पे देखो अपना एल्फा ए नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे एल्फा ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या किया मैंने, देखो एल्फा ए से क्या किया यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी ये एल्फा है और ये एल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कंप्लीट टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा, ये टर्म ऐसे की ऐसे, ये बीटा भी ऐसे का ऐसे लिख दिया, साइन अल्फा ये ऐसे का ऐसे प्लस ये तो ऐसे का ऐसे। अब देखो जो जो कट रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया, एक तो अल्फा कट रहा था यहाँ से, ये वाला अल्फा काट दिया, बीटा से बीटा कट रहा था, तो क्या बचा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एक तो ए बचा एक बी बचा, बी अपॉन में क्या बचा 2, और अब ये टर्म कैसी बन गई आपकी इस फॉर्म में बन गई। तो अब देखो ये वाली पी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये क्या हो गया पी साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस के ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये क्या आएगी क्रॉनिक पेनी मॉडल आएगा, और क्रॉनिक पेनी की क्या आएगी आपके पास इक्वेशन आएगी। थोड़ा लेंथी जरूर था पर आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। बस इसमें एक ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन चाहे आप कैसे भी याद रखो, चाहे रट के करो, लिख के प्रैक्टिस करो, या कैसे भी करना चाहो, पर याद आपको रखना होगा, क्योंकि ये जब सॉल्यूशन याद नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। तो अब इसमें लिख लीजिए सारणिक को हल करने पर, लिख लीजिए सारणिक को हल करने पर सारणिक को हल करने पर सॉल्यूशन लिखना, फिर इसके बाद मैं जो लिखवाता हूँ वो लिखना, इसके बाद मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखना। लिखिए इस समीकरण को हल करना, इस समीकरण को हल करना कठिन कार्य है, इस समीकरण को हल करना कठिन कार्य है, अतः इस समीकरण का सरल हल प्राप्त करने के लिए, अतः इस समीकरण का सरल हल प्राप्त करने के लिए क्रॉनिक पेनी ने एक स्थिति का वर्णन किया, क्रॉनिक पेनी ने एक स्थिति का वर्णन किया जिसमें V नॉट इज इक्वल टू इन्फानाइट, जिसमें V नॉट इज इक्वल टू इन्फानाइट एवं b रेज टू जीरो का मान परिमित हो, b बराबर 0 का मान परिमित हो, अर्थात विभव क्षेत्र एक डिराक डेल्टा फलन के समान बन जाए, अर्थात विभव क्षेत्र एक डिराक डेल्टा फलन के समान बन जाए। तो इस स्थिति में जालक एवं सूक्ष्म चौड़ाई, इस स्थिति में जालक एवं सूक्ष्म चौड़ाई एवं अनंत विभव के, तो इस स्थिति में जालक एवं एक सूक्ष्म चौड़ाई एवं अनंत विभव के आवृत्ति प्राचीर के समान कार्य करता है, आवृत्ति प्राचीर के समान कार्य करता है। अब जो नीचे लिखा हुआ है वो कंप्लीट लिख दो आप। लिख दिया। इसके अगले लिख लो लास्ट में कि यह क्रॉनिक पेनी समीकरण कहलाता है, यह क्रॉनिक पेनी समीकरण कहलाता है। जो लास्ट वाली क्वेश्चन लिखी हुई है, यह क्रॉनिक पेनी समीकरण कहलाता है। और जैसे जैसे p का मान घटता जाता है,
जैसे जैसे P का मान घटता जाता है, जैसे जैसे P का मान घटता जाता है वैसे विभव प्राचीर का क्षेत्रफल घटता है, वैसे विभव प्राचीर का क्षेत्रफल घटता है, वैसे विभव प्राचीर का क्षेत्रफल घटता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जो आज का टॉपिक था क्रॉनिंग पेनी मॉडल। तो क्रॉनिंग पेनी मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक तो इसमें याद रखना है आपका, देखो सबसे पहले इसको मैं रिवाइज करके बता देता हूँ। फर्स्ट क्या लिया मैंने, इसका डायग्राम देखा था आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहता है, पीरियोडिक पोटेंशियल को आयताकार विभव रोधिका के रूप में मानता है। फिर वो क्या कहता है, उसने सॉल्यूशन निकाले तो श्रोडिंगर समीकरण की सहायता लिए उसने, तो श्रोडिंगर समीकरण लिख दी। फिर साई फर्स्ट और साई सेकंड दो रीजन बनाए थे, दोनों के लिए सॉल्यूशन लिख दी उसने, श्रोडिंगर समीकरण लिख दी। फिर उसने ब्लॉच फंक्शन माना है, साई इज इक्वल टू यू के आर ई की पावर आइटा के आर 1 डी है तो एक्स आ जाएगा। फिर उसको क्या किया, डी साई अपॉन में डी एक्स के लिए डी टू साई अपॉन में डी एक्स निकाला ब्लॉच थ्योरम से। फिर मैंने किया जो आपके पास श्रोडिंगर समीकरण फर्स्ट का सॉल्यूशन था उसमें उसकी वैल्यू रख दी ब्लॉच थ्योरम वाले की फंक्शन की, तो वो उससे सॉल्यूशन निकला आपका u1। जब उसके में दूसरे में वैल्यू रखोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा u2। फिर क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन लगाई सबसे पहले u1 बराबर u2 x इज इक्वल टू 0 पर, तो बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो u1 इज इक्वल टू u2 x इज इक्वल टू 0 पर। फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओगे du1 अपॉन में dx du2 अपॉन में dx x इज इक्वल टू 0 पर। थर्ड लगाओगे आप u1 पर कौन सी लगाओगे, x इज इक्वल टू a, u2 पर लगाओगे x इज इक्वल टू माइनस b। फोर्थ लगाओगे आप x du1 अपॉन में dx x इज इक्वल टू a और du2 अपॉन में dx x इज इक्वल टू माइनस b। चार समीकरण बनेगी, चार समीकरण की सहायता से आप क्या लिखोगे, उसकी सारणिक लिखोगे और सारणिक लिखने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाओगे और ये इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट करना है। तो इस तरीके से लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये समीकरण आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्रिलियन जॉन से रिलेटेड और कुछ क्रिस्टल समविक से रिलेटेड। देखो इस यूनिट में आपके दो ही डेरिवेशन लॉन्ग थे, एक तो ब्लॉच थ्योरम वाला, एक जो मैंने आज करवाया क्रॉनिंग पेनी मॉडल वाला। तो ये दो डेरिवेशन जरूर लॉन्ग थे, अब बाकी इतने लॉन्ग डेरिवेशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।